हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहला मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुप्रबंधन। ठीक है, औद्योगिक अव्यवस्था का सबसे प्रधान कारण जो है प्रबंध संबंधी समस्याएं मानी जाती हैं, जिसमें उत्पादन, विपणन, वित्त, कर्मचारियों आदि के बारे में जो है गलत निर्णयों से जो है क्या होता है, व्यवसाय नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ पे कुप्रबंधन है वहाँ पे व्यवसाय का होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग होता है। विदेशों से निवल कारक आय का योग होता है तो क्या होता है? तो ये जीएनपी होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीएनपी जो होता है सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग है। ठीक है, तो जीएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेश निवेश से घरेलू निवासियों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, माइनस घरेलू निवेश से विदेशी निवेशियों द्वारा अर्जित शुद्ध आय। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, उत्पतन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उत्पतन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गुन्नार मिर्टल ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आज का, आर्थिक विकास के निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्ट्रोव ने नहीं किया है? नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था रोस्ट्रोव ने नहीं दिया था। ठीक है, रोस्ट्रोव की ये पुस्तक थी द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें जो है आर्थिक विकास की इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। पहला था परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरा था आत्मस्फूर्ति की अवस्था, तीसरा था आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा था परिपक्वता का अवस्था, पांचवा था अत्यधिक उपभोग की अवस्था। ठीक है, एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था इसमें सम्मिलित नहीं थी। इसके स्थान पे कौन सा था? परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां, निम्न संतुलन पास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? निम्न संतुलन पास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये नेल्सन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेल्सन ने निम्न संतुलन पास का सिद्धांत का विकास अल्प विकसित देशों के संदर्भ में किया था। ठीक है, निम्न संतुलन पास सिद्धांत जो है गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने के लिए प्रबल प्रयास सिद्धांत के अनुसार ही बड़े विनियोग की आवश्यकता का समर्थन करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, संतुलित समृद्धि सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये आर नरकसे से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों एवं उद्योगों का एक साथ समान विकास किया जाता है तो उसे संतुलित विकास कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिया था आर नरकसे ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, दोनों सूची को मिलान करना है। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत ये किसने दिया था? क्रांतिक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया था लेविनस्टीन ने। ठीक है, लेविनस्टीन ने। तो ए में आपका दूसरा सही हो जाएगा। असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लेविस ने। तो यहाँ पे बी में आपका 4 सही हो जाएगा। सतत विकास का सिद्धांत, तो सतत विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो हैरार्ड तथा डोमर ने। तो यहाँ पे सी में आपका पहला सही हो जाएगा। और पूर्ण रोजगार संतुलन का स्वर्ण युग का सिद्धांत किसने बताया था? तो जॉन रॉबिन्सन ने बताया था। तो डी में आपका 3 सही हो जाएगा। तो 2 4 1 3 किस कोट में है? तो यहाँ पे बी में आप देख सकते हैं 2 4 1 3 आपका कोट नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। तो पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का जो सचिव होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। ठीक है, योजना आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सचिव होता है। यही सचिव जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव कहलाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को
हुआ था, ठीक है। और इसका कार्य जो है योजना आयोग द्वारा योजना के निर्माण के पश्चात योजना की जांच करना है। अब वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, नवी योजना कब आरंभ हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1997 को, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का 1 अप्रैल 1997 को हुई, जिसका समापन जो हुआ था वो 31 मार्च 2002 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 में हुआ था, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में आरंभ की गई थी और इस योजना का मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। चौथी योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और इसमें जो है MRTP एक्ट 1969 तथा बफर स्टॉक की धारणा भी लागू हुई थी। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोग से आग्रह है कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आप सभी को। 12वां प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री का आर्थिक विकास मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? तो ये था महालनोबिस का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर महालनोबिस का आर्थिक विकास मॉडल जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था और यह योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से लेकर के जो है 31 मार्च 1961 तक चला था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशनकर्ता कौन है? तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशनकर्ता जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। DC ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशनकर्ता जो है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, इसको UNDP भी कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक 3 चरों पर आधारित है। 3 चर कौन कौन से हैं? पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है ज्ञान या शैक्षणिक उपलब्धि, तीसरा है जीवन निर्वाह का स्तर। ये 3 चर के आधार पर जो है मानव विकास का रिपोर्ट जो है प्रकाशित होता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना किसने की थी? तो ये किया था राजकृष्ण ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी थी। प्रोफेसर राजकृष्ण का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गई है, जो 3.5% प्रतिवर्ष की समृद्धि दर थी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एक निराशाजनक वृद्धि दर थी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्न आय, फिर निम्न मांग आता है, फिर निम्न निवेश आता है, फिर पूंजी की अल्पता आती है, फिर निम्न उत्पादकता आता है, फिर निम्न आय आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। इसको अगर गोला में बनाएंगे तो निम्न आय यहाँ पे हो जाएगा, फिर निम्न मांग हो जाएगा यहाँ पे, फिर निम्न निवेश हो जाएगा, फिर पूंजी की अल्पता हो जाएगी, फिर निम्न उत्पादकता हो जाती, फिर क्या आ जाएगा आपका? निम्न आय आ जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? गरीबी के दुष्चक्र के मार्ग पक्ष के बारे में ये दर्शाया जाता है। तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागजी स्वर्ण का अर्थ है। तो कागजी स्वर्ण का क्या अर्थ है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है। विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित एक मुद्रा, जिसको पत्र मुद्रा भी कहते हैं, जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है, ठीक है। SDR या जो कागजी स्वर्ण है, इसका प्रारंभ किया गया था 1970 में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक को
इस नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व बैंक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक या IBRD के नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। इसने जो है जून 1946 में कार्य जो है करना प्रारंभ किया गया था। विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित संस्थाएं भी सम्मिलित है, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी इसी में आता है, जिसको IFC कहते हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी इसी में आता है, 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिकरण भी इसी में है, जो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सभी विश्व बैंक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो C ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BIS का अर्थ है। तो BIS का अर्थ क्या होता है? तो BIS का अर्थ होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, दोनों होता है। ठीक है, दोनों नाम होता है BIS का। तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी देश की व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है? तो ये निर्यात माइनस आयात या निर्यात आयात के बराबर होता है। एक देश के व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य वस्तुओं के निर्यात मूल्य एवं आयात मूल्य से होता है। व्यापार शेष निर्यात एवं आयात मूल्यों का अंतर मात्र है। तो कह सकते हैं निर्यात माइनस आयात जो होता है यह जो है किसी देश के व्यापार संतुलन के बराबर होता है। तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक देश के मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन कहलाता है। तो वो समायोजन क्या कहलाता है? तो विनिमय प्रसार कहलाता है। D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक देश की मुद्रा की बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन जो है वो विनिमय प्रसार कहलाता है। D ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विनिमय दर को ऊंचा रखने या टाँकने जिसको कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है मुद्रा का अधिमूल्यन। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी देश के विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है अधिमूल्यन। और विनिमय दर का नीचा रखने का क्या अर्थ हो जाएगा? अगर यहाँ पे नीचा दे दिया जाए तो उसका हो जाएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन, ठीक है, जब ऊंचा रहेगा तो अधिमूल्यन और जब नीचा रहेगा तो अवमूल्यन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति आधार है। तो उसका नीति आधार क्या है? तो उसका नीति आधार है शिशु उद्योग तर्क। D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखा जाए तो देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो हुई थी 6 अप्रैल 1948 को की गई थी और 24 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की थी। सरकार के नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का जो आधार था वो शिशु उद्योग तर्क था। ठीक है, तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है। तो सापेक्षिक लागत में अंतर। A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण जो है सापेक्षित लागत में अंतर होता है। सापेक्षित या तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा जिसके जो है उत्पादन में तुलनात्मक लागत न्यूनतम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने यह तर्क दिया कि विकसित देशों के साथ व्यापार करने से विकासशील देशों के लिए व्यापार शर्तें जो हैं विपरीत प्रभावित होती हैं? तो ये कहा था राल प्रेविस ने। D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राल प्रेविस और इनके साथ साथ सिंगर ने भी एक कोटेशन दिया था। ठीक है, सिंगर ने भी सहमति जताई थी। ये दोनों ने यह तर्क दिया था कि विकसित देशों के साथ व्यापार करने से विकासशील देशों के लिए व्यापार शर्तें जो है विपरीत प्रभावित होती हैं। तो इन दोनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है विशेष आर्थिक नीति SEZ किसकी देन है? तो ये नई आर्थिक नीति की देन है। ठीक है, निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी तथा तनाव रहित माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे स्पेशल इकोनॉमिक
जोन, इसका पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना जो की गई थी ये 2006 में की गई थी। और SEZ के तहत जो है निर्यात किए जाने वाले माल के उत्पादन के लिए ड्यूटी की आयात सुविधा उत्पादकों को प्रदान की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है, क्योंकि सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है। बिल्कुल सही है। कारकों की अगतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता नहीं होती है, ये भी सही है। सामान्य संतुलन का मूल्य सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो उपर्युक्त सभी कथन दिए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं में उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? तो ये है IDBI, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यह बैंक बड़ी तथा मझोली औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो जो अचल संपत्ति है यो उसको न्यूनतम तरल की संज्ञा दी जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है? केंद्रीय बैंक नहीं करता है तो केंद्रीय बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो होता है वो जनता से जमाएं स्वीकार करता है, ये वो स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, जनता से जमाएं स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का कार्य है, न कि केंद्रीय बैंकों का। ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्य जो है नोट निर्गमित करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, साख नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कम करना, आर्थिक समृद्धि के लिए कार्य करना, ये सभी कार्य जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ये जो जमाएं स्वीकार किए जाते हैं ये क्षेत्रीय बैंकों का कार्य होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है तो नैतिक दबाव ये नहीं होता है। ठीक है, साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि जो होती है उसमें बैंक दर परिवर्तन होता है, खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं, सुरक्षित अनुपातों में परिवर्तन होता है, लेकिन नैतिक दबाव उसमें सम्मिलित नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नज़दीकी मुद्रा नहीं है? नज़दीकी मुद्रा पूछ रहा नहीं है तो ये बचत व उधार हिस्सा की पूंजी जो होती है ये नज़दीकी मुद्रा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है तो किस में सम्मिलित होता है? तो ये बचत खाता, चालू खाता और बचत खाता दोनों में होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कार्यरत हैं। ठीक है, और वाणिज्यिक बैंक की मांग जो है जमाओं में चालू खाता व बचत खाता दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध कहलाता है तो व्युत्क्रम संबंध क्या कहलाता है? तो फिलिप्स वक्र कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध फिलिप्स वक्र कहलाता है। फिलिप्स वक्र की उल्टी प्रकृति से जो है पता चलता है कि किसी एक में निम्न स्तर को बनाए रखने से दूसरे में जो है संभावित वृद्धि होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है केन्स जिस मुद्रास्फीति से बहुत अधिक चिंतित थे वह थी, तो वह कौन सी मुद्रा थी? तो मांग प्रेरित मुद्रा थी। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केन्स मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से बहुत अधिक चिंतित थे। केन्स ने मांग आधिक्य के क्लासिकल दृष्टिकोण को जो है अस्वीकार कर दिया। केन्स ने कहा कि स्फीति एक पूर्ण रोजगार प्रतिभास है। जब तक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर को प्राप्त नहीं कर लेती समग्र व्यय में वृद्धि मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं लाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया था तो अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था
नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री दोनों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन जो है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री व नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा जो है, दोनों के द्वारा मिलकर के जो है ये किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के लिए फिशर के समीकरण में मुद्रास्फीति को 2 गुना कर दें तो कीमत हर स्तर हो जाएगा। तो कीमत स्तर हो जाएगा, तो उसका स्तर कैसा हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के फिशर के समीकरण में जो है मुद्रा पूर्ति को 2 गुना कर दें तो कीमत स्तर जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है इसमें पूछ रहा है। तो इसमें से कोई मुद्रा नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये, और व्यापारिक ऋण ये, और राष्ट्रीय बचत पत्र ये सभी को जो है मुद्रा में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सभी जो है मुद्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो अधिकाधिक सुरक्षा के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को हस्तांतरित की जाती है। तो बिल्कुल गलत है। एक शरणार्थी द्वारा अर्जित की जाती है, ये भी गलत है। देश में शरण लिए हुए शरणार्थियों द्वारा जमा की जाती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी, गर्म मुद्रा उस विदेशी मुद्रा को कहते हैं, इसको हॉट मनी या गर्म मुद्रा उस मनी को कहते हैं, उस विदेशी मुद्रा का कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। यह जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वही पलायन कर जाती है। तो यहाँ पे इसमें कोई ऐसा कोटेशन, कोई ऐसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे विदेशी पलायन का बात कही गई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो आप लोग जानते होंगे एन.के. सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है नवंबर 2018 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो हैं एन.के. सिंह हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ जो है 2020 से लेकर के जो है 2025 तक रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है वह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो प्रगतिशील कर कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती जाए तो उसे प्रगतिशील कर कहते हैं। जब आय बढ़ने के साथ कर की दर जो है घटती जाए तो उसे प्रतिगामी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिगामी कहते हैं। दोनों को याद रखिएगा। तथा जब आय बढ़ने के साथ कर की दर वही रहे तो उसको समानुपातिक कहते हैं। तो तीनों पॉइंट को आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में मिलेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषमता कर या डिस्पैरिटी कर का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था गौतम माथुर ने। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत कौन सा है। तो ये है विक्रय कर। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों का जो है सर्वाधिक 68.7% लोग कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार कर या बिक्री कर जिसे कहते हैं, स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क का योगदान दूसरे स्थान पे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, जितनी ज़्यादा मांग बेलोचदार होगी उतना ही होगा कारापात। तो क्रेता पर उतना ही कारापात होगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि मांग पूर्णतया बेलोचदार है तो कर का भार क्रेता को सहन करना होगा। यदि वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार है तो विक्रेता कर भार को पूर्ण रूप से क्रेता पर डालने में सफल होगा तथा स्वयं कुछ भी सहन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुद्रास्फीति रोकने के लिए कौन सा राजकोषीय उपाय है? तो कौन सा उपाय होगा? जनता से जमा उधार। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनता से जो है जमा उधार मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक राजकोषीय उपाय माना जाता है। जनता से ऋण लेकर के जो है सरकार मुद्रा की आपूर्ति को कम कर देती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में जो है सहायता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह है, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ये बजट घाटा। ठीक है, बजट घाटा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार एक अच्छी कर व्यवस्था वह है जो जिससे आय की असमानताएं घटे, वो जो है एक अच्छी कर व्यवस्था मानता था वैगनर ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणक का मान क्या होगा? तो इसको हम निकाल सकते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति जो एमपीएस से हम डिफाइन करते हैं, ये कितना दिया है? 0.2 दिया है। ठीक है, और गुणक का मान पूछा है, यानी के का मान पूछा है, तो फार्मूला का होता है के बराबर 1/MPS। ठीक है, तो MPS का मान कितना दिया है? 0.2। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5.0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? के का मान यानी गुणक का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के स्तर के निर्धारण के रूप में प्रभावी माप का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? तो ये किया था टी.आर. माल्थस ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टी.आर. माल्थस ने आर्थिक स्थिति के स्तर के निर्धारण के रूप में प्रभावी माप का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज के समय अधिमान्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन प्रतिपादक है? तो ये फिशर थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्याज के समय अधिमान्य सिद्धांत के प्रतिपादक फिशर हैं। फिशर के अनुसार जो है ब्याज समय अधिमान का पुरस्कार है। ठीक है, उन्होंने कहा था ब्याज समय जो है अधिमान का पुरस्कार है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभासी लगान के प्रत्यक्ष को प्रतिपादित किया था। तो आभासी लगान के प्रत्यक्ष को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका मार्शल ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आभास लगान की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय जो है प्रोफेसर मार्शल को है, और इस धारणा का प्रतिपादन मार्शल ने उन साधनों के मूल्य या पारिश्रमिक निर्धारण के लिए किया जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है। ठीक है, अल्पकाल में स्थिर साधन जैसे मशीन द्वारा अर्जित आय को मार्शल ने आभास लगान कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम क्या है? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों के योग को क्या कहते हैं? तो उसके फर्मों के योग को उद्योग कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रमाणित समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों के योग को उद्योग कहते हैं। ऐसी स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में आती है। ठीक है, इस बाजार में जो है अनेक फर्में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु की मांग वक्र गिरती हुई दशा में होती है। ये किसने कहा था? तो ये किस कहा था? ए.पी. लर्नर ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का जो है मांग वक्र गिरती हुई दशा में होती है। यह कथन कहा था ए.पी. लर्नर ने। अगला क्वेश्चन है, जब औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे स्थित होता है। ठीक है, जब तक औसत लागत वक्र जो है नीचे गिरता है तब तक सीमांत लागत जो है वक्र इसके नीचे बाईं ओर होता है, और औसत लागत वक्र ऊपर उठा रहता है तो
जो सीमांत लागत वक्र है इसके ऊपर बाईं ओर होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? तो ये लागू होता है दीर्घकाल में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम जो है दीर्घकाल में लागू होता है। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल या लागत वृद्धि नियम भी इसको कहते हैं। इससे आशय ये होता है कि आगत में जिस अनुपात में वृद्धि होता है उससे कम अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है, यही ये दर्शाता है ये पैमाना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा वस्तु y के विभिन्न संयोगों में संबंध होता है। तो कौन सा संबंध होता है? तो वस्तु x बढ़ेगी तथा y घटेगी। ठीक है, तटस्थता वक्र में जो है वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि संतुष्टि के उसी स्तर पर बने रहने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता x की बराबर वृद्धि के लिए y की समान मात्रा छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या के लिए लागत अंतर विधि का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? तो ये स्लूटस्की ने किया था। ठीक है, स्लूटस्की ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लूटस्की के प्रतिस्थापन व आय प्रभाव के संबंध में जो है मौद्रिक आय में परिवर्तन लागत अंतर के आधार पर किया जाता है। अर्थात देखा जाए तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय की गई जो है मात्रा की लागत और नई कीमत पर उसी मात्रा की लागत में अंतर के बराबर किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि स्कूटर की कीमत में 10% की कमी हो तथा उसकी मांग में 30% की वृद्धि हो तो मांग की लोच कैसी होगी? तो मांग की लोच जो होगी वो लोचदार होगी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि कि स्कूटर की कीमत में जो है 10% की कमी हो और उसकी मांग में जो है 30% की वृद्धि हो तो मांग जो है लोचदार होगी। ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन से अधिक हो तो उस वस्तु की मांग जो है लोचदार होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न की मांग की आय लोच होती है, क्यों? इकाई से कम। ठीक है, खाद्यान्न की मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। ठीक है, खाद्यान्न की मांग की आय जो होती है वो उसकी लोच इकाई से कम होती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। तो किसी वस्तु की मांग क्या व्यक्त करती है? किसी वस्तु की मांग जो है किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांग की गई मात्रा को जो है ये व्यक्त करती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है? तो व्युत्पन्न मांग का अर्थ जो होता है वो उत्पादन के साधनों की मांग होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पन्न मांग का अर्थ उत्पादन के साधनों की मांग से है। अर्थात देखा जाए तो उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग है जो उनकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। तो ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है रॉबिन्सन का। ठीक है, रॉबिन्स का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे लॉर्ड रॉबिन्स। इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा अपनी पुस्तक, एक उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, और इसमें इन्होंने ये परिभाषा दिया था और बताया था कि बहुत समय तक सही और ठीक मानी जाती रही। तो रॉबिन्सन ने इसका परिभाषा देते हुए बताया था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।